लास्ट क्लास डाउट्स। कोई डाउट्स नहीं है? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? इतना सीरियस होके बातें करता ना तू, तो लगता ही नहीं है कि तू एक्चुअल में बच्चा है। हाँ बोल। कुछ नहीं होता, क्या ही होगा। हाँ उसके लिए फिर नया रेगुलेटर ले आए, अब तो रेरा वेरा, वो तो बहुत पहले की बातें थी उस वाले पार्ट के लिए। कुछ नहीं होता, अब तो रेरा रेगुलेटर में चले जाके रिजॉल्व हो जाता है उसके लिए। एग्रीकल्चरल लैंड पे लोन मिलना ही बहुत मुश्किल है। सो गवर्नमेंट ही देता है, किसान विकास का किसान क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा एंड ऑल। बट एग्रीकल्चरल को ना आप सेल तो कर नहीं सकते हो, तो इस पे बैंक लोन बड़ी मुश्किल से देता है, बहुत ही मुश्किल से। और दे दिया तो दे दिया, कुछ नहीं हुआ। हाँ उतना अमाउंट इतना कम रहता है दैट हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस आउट ऑफ दैट एग्रीकल्चरल लैंड, उसी के बेसिस पे तो लोन मिलेगा। सो दैट इज वेरी लेस। सो गया तो गया, मतलब आप कोर्ट में जाओगे फिर सिविल कोर्ट में, वहां जा सकते हो। एनी अदर डाउट्स? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? यस और नो? नीड सम मोटिवेशन, ऑल्सो नोन एज फियरफुल टॉक चाहिए क्या, या ऑलरेडी मोटिवेटेड हो एकदम? कुछ नहीं चाहिए। स्टार्ट ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन? स्टार्ट बोनी बोनी ऐसी करनी है तो चलो लास्ट में करेंगे। मैं एकदम आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला था तुम लोगों के लिए कि व्हाई यू केम ऑन दिस मदर अर्थ। फिर मैंने बोला दैट इज टू अर्ली फॉर द डे टू स्टार्ट विद ऑल दीज टॉक्स, सो लास्ट। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर। टुडे आई विल कवर मैन्युफैक्चरिंग एंड मे बी टुमारो वी विल वाइंड अप द लेबर वाला पार्ट। सो इन मैन्युफैक्चरिंग, I think before coming to this, let's understand the significance of the theme. Manufacturing, industries and labor. Significance? One question every year. समझ गए? किसको कितना वेटेज देना है? ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता है ना, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है, मेक इन इंडिया में क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत में क्या चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रीड अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, Now they have decreased the weightage actually. हमेशा ऐसा नहीं था. Earlier they used to ask many questions from manufacturing and labor, but now the combined questions is less. Earlier on an average they were asking 2 questions, but now they have decreased it to 1 question every year. And from manufacturing and labor theme, mostly questions are from current affairs, otherwise manufacturing. समझ गए? या तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कुछ पूछ लेगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग से पूछेगा, नॉट फ्रॉम द लेबर वाला कंपोनेंट। दिस इज द ब्रॉड थीम। सो इन 2013 व्हेन द गवर्नमेंट वाज चेंजिंग, एट द टाइम देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन मल्टी ब्रांड रिटेल शुड बी अलाउड और नॉट अलाउड। याद है? कांग्रेस ने अलाउ किया, बीजेपी ने नहीं किया, एटसेट्रा एंड ऑल। सो दे आस्क्ड 2 क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। इन एग्रीकल्चर ऑल्सो वंस दे आस्क्ड क्वेश्चन, एक एमएसपी का पूछा और दूसरा सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। 2 consecutive questions from the same topic. तो कंटेंट कहां से लाओगे, वो प्रॉब्लम होता है। सो नाउ यू कैन सी 2 questions in 2013. अब अनफॉर्चुनेटली 2013 में 25 क्वेश्चंस आते थे, तो स्कोप भी थोड़ा कम ही था डाइवर्सिफाइड पूछने का। सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई एंट्री इनटू मल्टी ट्रेड रिटेल स्टोर्स इन सप्लाई चेन, एंड दो इंडिया अलाउड एफडीआई इन व्हाट इज कॉल्ड मल्टी ब्रांड रिटेल। क्वेश्चन देख रहे हो, इन व्हाट इज कॉल्ड, सीधा भी तो लिख सकता था, in multi-brand, in what is called multi-brand through joint venture route in September 2012, the FDI even after a year has not picked up. Discuss the reasons. And then finally, because 22 years complete हुए थे LPG reforms को, तो पूछ लिया 22. Significance समझ में आ रहा है? Good. So 25 में समझ में आता है, they asked after 25. 30 में समझ में आता है, but why they asked after 22 years पता नहीं, शायद पहले पूछा नहीं होगा, इसलिए द क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो गया। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द कंपनीज ओन्ड बाय इंडिया, आर दे कंपीटिंग विद द एमएनसी, सेटिस्फैक्टरी और नॉट।
ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन दे रिपीटेड इन 2016 एट द कंप्लीशन ऑफ 25 years. फिर पूछा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री एंड देन टू सर्विसेज, ये यूजुअली जाता है. सो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि वेदर द इंडियन मॉडल वेयर वी डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस इज सस्टेनेबल और नॉट सस्टेनेबल. देन व्हाइल वी फ्लॉन्ट इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड we ignore the dropping rates of employability. So skill based question पूछा था, skill India, skill India, skill India. 2-3 years they asked about the skill India question. We ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Economic survey dedicated one full chapter to this, where India needs to invest in 2040. So वहां से सीधा क्वेश्चन आया, सीधा पूछ लिया उन्होंने. Earlier economic survey was saying whether we need to invest on manufacturing or services. पहले तो ये डिसाइड करना है, बिकॉज एग्रीकल्चर में एक्सेस लेबर है, उसको निकाल के लेके आना है, एक्सेस कैपिटल है, उसको निकाल के लेके आना है. वे टू इन्वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज? बोथ यार. सर्विस इज ऑल्सो इन कंपेरिजन टू वर्ल्ड शेयर ऑफ सर्विस टू जीडीपी इज लेस. We are not even in top 10, 14, 15 position पे बैठे हैं. So first we need to increase the share of services also. Second we need to increase the share of manufacturing also. Then the question comes, what in manufacturing and what in services sector, which gives more return? In manufacturing, economic survey suggested we need to focus upon the labor intensive sectors. So यहाँ पे अपन textile, leather, apparel industry, etc. and all, automobile का कुछ component उस सब में spend करो. And then later on in services, it talks about the services which are giving the more returns. So वहाँ export oriented पे focus करना है आपको and all. And KPOs and all, legal वाला and all, उन सब चीजों पे focus करना है. So that was the discussion at that time. वहाँ से question पूछ लिया current base. फिर SEZ आया. SEZ एक्ट तो अभी भी अमेंड हो गया है, वहां पे भी आ सकता है क्वेश्चन अगेन. Then success of Make in India program depends upon the success of Skill India program. So linking of two schemes, Make in India and Skill India. Then 16 में globalization has led to reduction of employment in the formal sector. 26 years complete हुआ. So negative of globalization पूछ लिया इसने. Because we also have the informalization of organized sector. Organized और unorganized sector क्या होता है? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या होता है? 20 के हिसाब से होता है? नहीं, वो दैट डिपेंड्स. विद इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो सब अलग होता है. बट ऑर्गेनाइज्ड क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, एंड फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है? What you are saying is organized and unorganized, that we have more than 20 employees or more than 10 employees depending upon the state and whether do you have electricity connection or not, whether you are in manufacturing unit or the services sector. So मतलब number of employees के हिसाब से organized और unorganized sector बना देते हैं. So usually organized sector बड़ा होगा, because ज्यादा number of employees होंगे तभी तो organized sector कहोगे आप. But formal और informal होता है on the basis of whether you are giving some social security or not. So it is a possibility that there is फॉर्मलाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. समझ में आ रहा है? लेस देन 10 एम्प्लॉइज हैं बट आप उनको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो. सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, प्लस देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया. एग्जाम्पल क्या होगा? अमेजॉन वाला. कैजुअल तो और खराब है. अमेजॉन वाला है डिलीवरी बॉय, 30 रुपीज पर डिलीवरी दे देता है, तो हो गया इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वी हैव. Similarly, Uber and all aggregator that we have is. So gig economy will increase informalization. Maybe in the organized sector, but it will increase the informalization because ad hoc labor connected होता रहेगा और उसको social security and all नहीं मिलेगा. समझ में आया? Yes or no? What is formalization? What is informalization? So the overall, I think कल cover कराऊंगा labor वाले में, that out of the total population that we have, कितना है? 25, 135 के आसपास में चल रहा है जो एक्चुअल फिगर है. पढ़ ले. आफ्टर द टोटल पॉपुलेशन वर्क एज पॉपुलेशन होता है, वो कितना है? वर्क एज. ओल्ड एज और चाइल्ड को छोड़ के यार नंबर बताओ यार, कितना?
नंबर नहीं, परसेंट आजकल नंबर नहीं चल रहा है, जिसने भी बताया आजकल परसेंट ही चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, यू शुड ट्रस्ट ऑन गॉड, सब ठीक होगा। अरे एब्सोल्यूट नंबर बताओ, 60%। इसमें क्या देख रहा है ये? सीसैट क्वेश्चन नंबर 26 2023 में आएगा, 85 करोड़ के आसपास में चल रहा है। सो 85 करोड़ हो गया अपना वर्क एज पॉपुलेशन, और वर्क एज पॉपुलेशन के बाद पूरा ही पढ़ोगे। चलो नया से बताते हैं। शूट, दिस इज द टारगेट। वर्क एज नहीं, लेबर होगा ना पहले तो। फिर इसमें आता है गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंटर, स्टेट एंड ऑल दिस थिंग्स, वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगा। टोटल पॉपुलेशन 135, वर्क एज पॉपुलेशन 85, लेबर फोर्स कितना होगा ऑन एन एवरेज? 48 करोड़ के आसपास में है। एंड देन वर्क फोर्स, लेबर फोर्स का मतलब है whoever is willing to work, इसका मतलब इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड बोथ। और वर्क फोर्स हो गया जिसके पास जॉब है, सो ओनली वन हु आर विलिंग, तो बाय डिफॉल्ट ही हो गया, प्लस दोज हु हैव द जॉब। एंड देन फाइनली फर्दर डिवीजन इनटू मेल, फीमेल एटसेट्रा। सो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब लेबर का टोटल फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल, वो है करीब करीब कितना है? ट्विन टैप और भी कम हो गया है, 23-24%। इन अर्बन एरियाज इट इज 17-18% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। आई विल कवर व्हाट आर द रीजंस एंड ऑल दिस थिंग्स, वो इन जनरल बता दिया बस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इज इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन डिट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? So majority of your answer should be yes, it is detrimental, but you also have to write some positives. क्या पॉजिटिव होता है? इंस्पेक्टर राज का गवर्नेंस इश्यूज नहीं आते, है ना? अगर खुद के पेरोल पे एम्प्लॉय नहीं है, so you are not entitled for all those things and all, you will not get notices from the government, so all those are the positive. Hiring easy है, ट्रेनिंग पे एक्सपेंडिचर नहीं है, वो सब पार्ट है। हाँ वो बोल दिया। Then in 2010, I only talk about positive things. 2017 that we have account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labor intensive exports rather than capital intensive exports. So what we are exporting should be labor intensive because अपने पास surplus labor है, अब उससे कुछ काम तो कराओगे other than only BJP, Congress and all. So which type of items or products we need to export? उसके लिए विच टाइप ऑफ मार्केट दैट वी हैव इज, सो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक, चेंजिंग ग्लोबल सप्लाई चेन एटसेट्रा एंड ऑल। फिर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द जीडीपी इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। सो नेक्स्ट आ गया कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है लास्ट 25 ईयर्स हैज नॉट बीन सब्सटेंशियली गुड। उसके रीजन क्या है? और सबके रीजन सेम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का थीम, सब इन ऑल दीज क्वेश्चंस द आंसर रिमेन सेम। ये क्यों नहीं हो रहा? सेम ही है। मैन्युफैक्चरिंग वाला सेम ही है, रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट सेम ही है, स्किल इंडिया सेम ही है। 7-8 पॉइंट्स दे ऑलवेज रिमेन सेम इन ऑल दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया? क्यों बनाया, कैसे बनाया, करंट अफेयर्स बेस्ड, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो 6 और 7 जो कॉरिडोर्स हैं उतना, एंड एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया। अब इसके पॉइंट निकालना मुश्किल है कि अचानक से इफ यू हैव ज्योग्राफी ऑप्शन तो कर लोगे, नहीं होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव्स ऑफ एसईजी। एसईजी का कंसेप्ट तो वही है ना कि इट इज नॉट इन द मेन लैंड, हिंटरलैंड में सेटअप करोगे, लोकल हायरिंग करोगे, लोकल रिसोर्स यूज करोगे एंड यू विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट।
सो रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, अगर सीधा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सो नियर बाय का कंसेप्ट उठाओ. इफ यू हैव कवर्ड द टेम्पलेट एंड ऑल दिस थिंग्स, उसको लिख डालेंगे उसके लिए. बट डोंट वेस्ट टाइम इनटू थिंकिंग अच्छा और रिसोर्स बेस्ड क्या हो सकता है एंड ऑल. ठीक है. फिर लास्ट ईयर गिग इकोनॉमी एक्सपेक्टेड था, बट दे कनेक्टेड टू थिंग्स. गिग इकोनॉमी, आई थिंक दे आस्क्ड इन पेपर 1 एंड इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. So gig economy can be asked an inclusive growth rate. Gig economy, how to resolve the problem of low income which Indians are getting. उसमें कैसे होगा? Women empowerment पे पूछ सकता है, old age पे पूछ सकता है, किसी पे भी पूछ सकता है. This versus this. And this year they have asked economic growth in the recent past has been led by increase in labor productivity. तो इतने सालों तक पूछता रहा स्किल इंडिया एटसेट्रा, फिर स्किल इंडिया फेल हो गया. So they changed the shape of the question कि now you have to accept it. अब क्या करोगे? अब तो लिखना पड़ेगा ना, दैट द ग्रोथ. अब यू कैन नॉट राइट कि देयर हैज बीन नो ग्रोथ इन लास्ट 3-4 years. ऐसा थोड़ी लिखोगे. सो एज्यूम करोगे अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है. फिर क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी. फिर ये भी एज्यूम करोगे कि लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, सो इसका मतलब स्किल इंडिया सक्सेसफुल हुआ है, और फिर आंसर लिखना है. एंड दे हैवंट आस्क्ड डू यू एग्री, दे सेड एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. गुड. And suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising the labor productivity. ठीक है. Expected में in last 3-4 years they have asked only one question. उससे पहले 2 क्वेश्चन on an average में चल रहा था. So ये चाइना प्लस स्ट्रेटेजी पूछ सकता है वो. मिट्टी वी करके कुछ मोदी जी ने एक्रोनिम दिया है क्या? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, वियतनाम. सो ये अपने कॉम्पिटिटर्स हैं सब. सो चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट आएंगे. सो ये चाइना प्लस 1 एंड ऑल प्लस द कंपनीज ड्यू टू कोविड देयर हैज बीन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. उसमें से चाइना से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है. सो कंपनीज आर गोइंग आउट ऑफ चाइना. नाउ वेयर टू इन्वेस्ट? सो दे कैन इन्वेस्ट अमंग ऑल दीज कंट्रीज. अब among all these countries they becomes our competitors now. So India का क्या पॉजिटिव है और इन कंट्रीज का क्या नेगेटिव है? दिस कैन बी वन क्वेश्चन. एमएसएमई पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत टाइम से नहीं पूछा है. सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन एमएसएमई, पॉजिटिव, साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ, नेगेटिव्स ऑफ एमएसएमईज एटसेट्रा, एमएसएमई वर्सेस इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑल, वो सब पूछ सकता है. सो सम कंसेप्ट्स दैट यू हैव टू कॉपी. 2-3 years back economic survey again dedicated one full chapter on dwarfism of MSMEs. If you remember, dwarfism क्या होता है? बोना. So number of years of completion has been more, but grow नहीं हुआ. Grow नहीं हुआ मतलब more than 100 employees नहीं हुए. So if you will see MSME, micro, 99% of these enterprises are micro. Out of total 6.5 करोड़ जो अपने पास enterprises हैं इंडिया में, उसमें से 6.35 करोड़ आर माइक्रो. छोटा सेटअप हो रखा है. देन स्टार्टअप इंडिया, कितना साल पूरा हो गया स्टार्टअप को? अब तो मैंने देखना छोड़ दिया है कि 5 years हुआ तो कैन बी आस्क्ड, 10 years हुआ तो कैन बी आस्क्ड, 7 हो गया, 15 में हो गया तो 8 years कंप्लीशन हो जाएंगे आपके टाइम पे. बहुत रेलेवेंट है. एक्सपोर्ट बेस्ड, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट ज्यादा वो है, बट ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट भी पूछ सकता है बिकॉज $400 billion कंप्लीट हुआ था एंड मोदी जी डिस्कस अबाउट दिस इन जर्मनी. इंडिया में तो बात करते नहीं है, बट यस. सो टिक लगाने हैं तुमको. दिस एमएसएमई, चाइना प्लस 1, बस. और करंट अफेयर से आया तो लेबर कोड्स पूछ सकता है इफ इन केस दे आस्क. चलो स्टार्ट करते हैं. सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो कुछ जनरल मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्स फिगर्स होंगे एंड देन रिमेनिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे. अरे वाह. द स्टूडेंट गिव द डेटा ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. वो कल देखेंगे बेटा. बट
So industry is responsible for 28% of GDP and 28% of the workforce. Compare it with services sector. अब बोलो 52 to 55% and 30% of the workforce, 30-31% के आसपास में. Agriculture 100 minus manufacturing, industry plus services. खेल लो आराम से. क्या हुआ? आज तो फर्स्ट क्लास है ना? अरे इससे पहले क्लास ही नहीं हुआ. टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द बैच. बच्चे का सच में फर्स्ट क्लास. जोक समझ नहीं आ रहा है इसका एकदम. फर्स्ट तुम्हारा भी फर्स्ट क्लास है क्या आज? अच्छा, सीरियस माहौल बना दिया. हाँ, ग्रोथ रेट अपना 12% के आसपास में चल रहा है. ये लिख इसलिए रहे हैं that although economy is increasing at the rate of expected is 7%, but industry has increased by 12%. मतलब it has become the bright spot of Indian economy. पहले सर्विसेज सेक्टर था ना. अर्लियर पॉजिटिव आउटलायर ओनली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वो नहीं है. तो इसलिए पूरा पॉजिटिव आउटलायर नहीं बोलेंगे अपन इसको. एनीवेज, कमिंग बैक टू द प्रीवियस वन. अर्लियर पहले क्या था? एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, सर्विस सेक्टर था. एंड इफ द ग्रोथ रेट वाज 8%, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर लेस देन 8%, सर्विसेज सेक्टर वाज ऑलमोस्ट 10-12%. दैट मीन्स सर्विसेज सेक्टर वाज पुलिंग द इंडियन जीडीपी टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. अब ऐसा नहीं है. नाउ इवन इंडस्ट्री इज मोर देन एवरेज. मतलब कि सर्विसेज सेक्टर इज लेस देन द एवरेज ग्रोथ रेट एंड एग्रीकल्चर इज लेस देन द एवरेज ग्रोथ रेट. समझ में आया कुछ कहानी? गुड. नहीं आया? आ गया? ये ऐसे करके यस कैसे कर रहा है? गॉट इट. फिर ठीक है, वापस मत समझाना. बस अब जैसा भी था वो, डोंट रिपीट इट. नेक्स्ट वी हैव इज अपना मैन्युफैक्चरिंग का सिग्निफिकेंस. सो मैन्युफैक्चरिंग हैविंग ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वेटेज इन आईआईपी, 60% ऑफ इंडस्ट्रियल जीडीपी, 16% ऑफ जीवीए, 15% ऑफ वर्कफोर्स एंड ऑल. ये काफी टाइम से सेम है. सो नाउ दिस इज नॉट अ फैक्ट. ये आना ही चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 15 और 16% ऑफ जीडीपी एंड 15 और 16% ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे फैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ लेता है. मतलब बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच यू नीड टू क्रैम. दिस इज अ कॉमन फैक्ट विच यू शुड नो. नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड. So as on today, we are at the 5th largest manufacturer in the world. But the good or the bad thing is, in both Japan and Germany, their share is decreasing. So maybe by next year, we will become the 4th largest or even 3rd largest. Almost अपन पहुंच जाएंगे. So next है second most sought after manufacturing destination after China. When you are mentioning such facts, then you have to mention the source as well. तो आपको लिखना पड़ेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स. देन मेक इन इंडिया के टारगेट्स क्या हैं? सो अर्लियर द टारगेट्स वर सेम विद डिफरेंट ईयर. नाउ द ईयर हैज बीन पोस्टपोन्ड. दो ही टारगेट है. 25% ऑफ जीडीपी बनाना है, 100 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करने हैं. अर्लियर बाय न्यू इंडिया. नाउ न्यू इंडिया विल बिकम पोस्ट इलेक्शंस. सो 2025. क्या लग रहा है गुजरात में कौन जीत रहा है? यूनानिमस जिता रहे हो क्या? एनीबडी हु इज सेइंग नो नॉट बीजेपी? रियलिटी इट इज गुड. नहीं ऐसा नहीं है. वो तो मैं एग्री नहीं करूंगा. नो यू विल से, आई विल से एनीथिंग अबाउट बीजेपी और समथिंग. ईवीएम्स में नहीं होता. यू पंजाब केसरी पढ़ना बंद करो. नो सीरियसली टेलिंग, माइक बंद करके भी बोल सकता हूं मैं. देखेगा ना, देन यू विल रियलाइज इम्पॉसिबल है. वो पॉसिबल नहीं है. तो वो उस डायरेक्शन में सोचो मत. अब तो बिना माइक के भी बता दिया, वो नहीं है. वो दैट इज नॉट रियल. उससे पहले भले ही कुछ भी कर लो आप, ईवीएम्स नहीं हो रहे. उतना खराब माहौल नहीं हुआ है अभी. नेक्स्ट वी हैव इज एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल कंपोजिशन. दैट ऑल्सो शोज इंक्लूसिव नेचर ऑफ एमएसएमई. ये फैक्ट्स अपने को याद करने हैं. फर्स्ट क्या? 8% ऑफ जीडीपी ओनली मैन्युफैक्चरिंग वाला,
और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के एमएसएमई मर्ज कर दो तो 30% ऑफ जीडीपी. समझ गए? So somewhere you must be reading a fact 8% and here I have mentioned 30% because it has included both manufacturing plus services. So 30% of GDP and दोनों को 45-45 कर लो. 45% of manufacturing output, 45% of the exports. And that is why in India we don't have export superstars. एक concept आया था that across the world it is big companies who are having the advantage of economies of scale while exporting. So they have majority share in export in the world. But India is such a country in which MSME contributes 40 to 45% in the exports. And once the government has this data, then the policies, government started making policies or export related policies, Exim Bank related loans, etc. and all, which are conducive for the MSME sector. इसीलिए डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए. सो दिस वाज एक इंडियन एक्सपोर्ट सुपरस्टार करके कीवर्ड आएगा विच वी आर गोइंग टू कवर. सो एमएसएमईज आर मेजर इन एक्सपोर्ट्स इन इंडिया. नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट. सो 80% ऑफ द जॉब गिवन बाय एमएसएमई विद जस्ट 20% ऑफ कैपिटल. मतलब एमएसएमई कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, लेबर इंटेंसिव है. फिर आता है कंपोजिशन. 30% इन मैन्युफैक्चरिंग है, 70% इन सर्विसेज सेक्टर है. आउट ऑफ, फॉर इफ वी हैव 6.3 करोड़ एमएसएमईज, उसमें से 30% मैन्युफैक्चरिंग में है, 70% सर्विसेज में है. 99% माइक्रो हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन अनऑर्गेनाइज्ड एंड मेजॉरिटी आर बेस्ड इन द रूरल एरियाज. इट शोज द इंक्लूसिव नेचर ऑफ एमएसएमईज. तो इसमें से कोई भी 1 or 2 फैक्ट्स दैट यू नीड टू क्रैम. It shows the employment or labor intensive nature of MSMEs and it shows their contribution to GDP, manufacturing, output plus exports. क्यों? बंद भी तो हो सकता है. मैंने ड्वार्फिज्म का तो दिया ही नहीं. 1 साल चला, 3 साल बाद बंद हो गया. ये तो इंक्लूसिव नेचर शो कर रहा है, बस खत्म. इट शोज दैट एमएसएमईज आर इंक्लूसिव इन इंडिया. दैट्स इट. उसके आगे के कंक्लूजन निकालने हैं तो फिर इसमें ईयर का टारगेट डालना पड़ेगा. दैट आफ्टर 10 years हाउ मेनी एमएसएमईज दैट वी हैव एंड कंपेयर इट विद वर्ल्ड. ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत खराब है, बट वो अपन ने लिखा नहीं है. पहले इसको कवर करो, फिर इंडिविजुअल सेक्टर स्पेसिफिक में 2 फैक्ट्स याद करेंगे बस. टोटल जीडीपी में एमएसएमई तो किसी में भी हो सकता है ना. सर्विसेज में भी एमएसएमई हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग में भी एमएसएमई हो सकता है. सब मिला के 30% टू जीडीपी है. Once UPSC asked a question about that post independence the land reforms were very successful. ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा था ना. What were the reasons behind that? लास्ट तो नहीं पूछा, आई थिंक 2-3 साल पहले पूछा था. So now they started asking positive note पे questions. So you don't have the option to be critical. समझ गए? नहीं हिंदू पढ़ लो यार, ऐसा नहीं. चलो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो. हाँ बस 2-3 ही डालने हैं ना, समझ गया तो. हाँ बस 2-3 ही डालने हैं. माइक्रो डायग्राम बाकी नहीं डालना है. मतलब रियलिटी नहीं ले जाना है तो फेल ही हो गया एकदम. आज तक तो लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ नहीं, या आज तक तो लेबर प्रोडक्टिव हुआ नहीं. इन इंडिया द मेजर प्रॉब्लम इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि लेबर स्किल्ड है नहीं, अब स्किल है नहीं तो जॉब मिलता नहीं है. So, वो मेजर प्रॉब्लम है. बट द क्वेश्चन वॉज वेरी पॉजिटिव, सो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी पॉजिटिव.
फिनिश्ड. ब्लैंक शीट भी लाया हूं मैं, पूछेंगे. बोलो, बंद करो. चलो. इंडस्ट्री, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट शेयर 28%, 28%. सर्विसेज सेक्टर 52%, 30%. एग्रीकल्चर 17, 18% एंड 45% के आसपास में. देन सेक्टोरल ग्रोथ रेट 12% के आसपास में. इट शोज दैट इट इज द ब्राइट स्पॉट और पुलर ऑफ जीडीपी. मैन्युफैक्चरिंग क्या लिखा था इसमें? अच्छा, वो है 77% ऑफ आईआईपी. ठीक है, ठीक है, गुड. पोजीशन ऑफ इंडिया 5th है अभी के लिए. टारगेट्स अंडर मेक इन इंडिया 2, 25% ऑफ जीडीपी बाय 2025 एंड 100 मिलियन न्यू जॉब्स इन स्पेसिफिक सेक्टर्स बोला है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है उस पर फोकस करना है. दैट टू इन द not in the tier 1 cities and all, tier 2 and all these things, more inclusive nature. Then next, MSME sector 30% of GDP, 45% of manufacturing output or exports. Second, 80% of jobs by 20% of capital. Next, third बचा ना, inclusive nature. 99% are micro, 55% in the rural areas. और दो और हैं, 30% मैन्युफैक्चरिंग, 70% सर्विसेज. एक और है, 95% आर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. गुड. अब चलते हैं फार्मा में. इन केस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम फार्मा, 1 और 2 पॉइंट्स यहां से याद रखने हैं. फार्मा इंडस्ट्री इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडिया इज ऑल्सो नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज जेनरिक का अपन 20% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट अपन करते हैं ऑफ जेनरिक मेडिसिन. एक फैक्ट ये याद कर लेते हैं. Then pharma market, generic drugs with 70% of market share form the largest segment of pharmaceutical industry in India. ठीक. Next आता है electronics. So electronics से related एक स्कीम था डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया के एक कंपोनेंट था that we need to become the net zero exporter और importer of electronics. और अब पहुंच गए हैं $400 बिलियन के इंपोर्ट पे ऑफ दिस. नहीं, $200 बिलियन पहुंच जाएगा. 400 नहीं, $200 बिलियन पहुंच जाएगा, विच विल बी इवन लार्जर देन द क्रूड ऑयल. हाँ. सो 60% तो अभी अपन डिपेंडेंस, बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, सब कुछ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए. सारा रॉ मटेरियल अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाज ऑलमोस्ट फेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1990. सो वी बिकेम द वर्ल्ड ऑफिस व्हेन चाइना बिकेम द वर्ल्ड फैक्ट्री. ये था ना, कोटक महिंद्रा सेड इट that India can become the world office when China is the world's factory. Sorry? बैक ऑफिस. उसने तो सिर्फ ऑफिस का था, बस बैक ऑफिस क्यों करो, फ्रंट ऑफिस बनाएंगे. वाई नॉट फ्रंट ऑफिस? अरे नहीं, वो तो भावनाएं हैं, मैं वर्ड्स बता रहा हूं किसी की. ही सेड इट दैट इंडिया कैन बिकम द वर्ल्ड्स ऑफिस इफ चाइना इज वर्ल्ड्स फैक्ट्री. सो कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रॉनिक्स 2.5. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एटसेट्रा. ठीक है, 70 के आसपास में तो चल ही रहा है. एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी 60% चल रहा है. ऑटोमोबाइल 7% ऑफ जीडीपी. अपने आप कर लो यार, एक दो फैक्ट्स यहां से पढ़ लो बस. जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, वट एवर फैक्ट यू लाइक, जस्ट क्राइम इट.
हुआ फिनिश? ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सम कीवर्ड्स. So first keyword is related to manufacturing and labor, comes with a bureaucratic trap or regulatory bottlenecks or regulatory cholesterol. All of these keywords are used because bureaucracy is regarded as which slows down the process. Cholesterol क्या करता है? Slow down कर देता है. So there can be regulatory cholesterol in manufacturing, in labor, in justice system also. So tribunals के cases में कह सकते हैं अपन कि these tribunals they have created a new layer in the justice system, because इसको भी challenge कर सकते हो आप हाई कोर्ट में. So it has just created a new system. और कहाँ पे यूज कर सकते हैं regulatory cholesterol? Where the regulator has slowed down the process. Regulator किस लिए सेटअप हुआ था? So as government का direct intervention should be stopped. But now the regulator has again became a problem and it has slowed down the process. So where, in which all sectors? डिस्कॉम्स में कर सकते हैं. कौन होता है रेगुलेटर वहां पे? क्या बोलते हैं इसको? CERC एंड SCRC. ठीक. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. एंड दूसरा कर लोगे, सॉरी, ट्राई. अरे नहीं, ट्राई तो अच्छा है, ठीक करा यार, ऐसे मत करो. नहीं वो नहीं हुआ. एंड व्हाट एल्स? सेबी. कुछ भी बोलोगे यार. Where all we can use this regulatory cholesterol? रेलवे में कर सकते हो क्या? रेलवे में कर सकते हैं. हाँ, जो इनएफिशिएंट दिख रहा है आपको सेक्टर एंड ऑल, जो रेगुलेटर दिख रहा है जहां है चाहे नहीं है वहां डाल देंगे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल. बिकॉज इवन इफ दे डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री इज द रेगुलेटर देयर. नेशनल हाईवे हो गया, कोल सेक्टर हो गया, इन सब में मिनिस्ट्री इज रिगार्डेड एज द रेगुलेटर. सो वहां सब यूज कर लेंगे अपन. सो वी हैव वेब और मेज ऑफ लॉज. Web of laws. कई रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल एनपीए में कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. नो फेलियर नहीं है, सॉरी. एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज में कर सकते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल. विच किल्स द एनिमल स्पिरिट. और लिख लो विच स्ट्रैंगुलेट्स द इन्वेस्टमेंट. विच स्ट्रैंगुलेट्स द इन्वेस्टमेंट. स्ट्रैंगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. और स्ट्रैंगुलेशन ड्यू टू रेगुलेशन. मतलब कुछ भी बना लो जो नया कीवर्ड बनाना है. स्ट्रैंगुलेशन ही है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल हो गया तो, बिकॉज वी आर किलिंग. तो हर बार गला दबाने से मरता नहीं आदमी, बच जाता है. नेक्स्ट इज टायरनी ऑफ इंस्पेक्टर राज. लाइसेंस, परमिट, कोटा राज. सो टायरनी ऑफ इंस्पेक्टर राज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन, सो प्राइवेटाइजेशन में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए सो एज टू अवॉइड द टायरनी ऑफ द इंस्पेक्टर राज. सो फ्रॉम इंस्पेक्टर राज टू डैश राज. 1990s तक यही था. अब फ्रॉम इंस्पेक्टर राज टू डैश राज. फिल इन द ब्लैंक्स. जन राज. ये तो इलेक्शन के लिए अच्छा है, मोदी जी को भेजो. भाइयों और बहनों, ये अच्छा है. फ्रॉम इंस्पेक्टर राज टू जन राज. आई लाइक इट. ड्रॉप में मेल. आज मेल करना है पीएमओ में. नो सीरियसली इफेक्ट होता है इसका. जस्ट ड्रॉप अ मेल टू पीएमओ that we have come up with by we have learned from honorable prime minister and all these things. I am creating a list of some good suggestions for honorable prime minister. वो करके 5-6 कीवर्ड भेज देना और नीचे नोट करके डाल देना विद द हेल्प ऑफ एमके यादव सर. बस. हाँ, वो टैगलाइन है. बोलो नेक्स्ट बोलो. और क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर राज टू जनता राज हो गया. एंड कुछ अच्छा सा लाओ यार. तो जनता राज पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा है, एग्जाम के लिए नहीं. इंस्पेक्टर राज टू सुशासन. कुछ कर सकते हैं डेमोक्रेटिक. एंड सोचो भाई,
पेपर तुम्हें लिखना है, मैं तो नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, टायरनी ऑफ इंस्पेक्टर नेक्स्ट। पेपर तुम्हें लिखना है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। देखो बोलो भाई, इंस्पेक्टर राज टू व्हाट? तो कॉम्प्लेक्स बना दिया यार। तो होमवर्क में डाल लो, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। स्वराज, स्वराज, हाँ डाल भी सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं एग्जाम में क्या लिखना है, कह रहा इंस्पेक्टर राज टू रामराज। क्या चल रहा है? मंदिर मंदिर बन गया भैया, आप क्या चाह रहे हो? होमवर्क में डालो डिमांड राज, सब ये एक जैसे ही है। ऑनलाइन में भी खोल रहा है रामराज। डेमोक्रेटिक राज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी है विज पॉलिसी इंड्यूस्ड शॉक्स। पॉलिसी इंड्यूस्ड शॉक्स मतलब टीथिंग इश्यूज ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। एग्जाम्पल पता है, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड कोविड से जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ था, ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्शन एंड ऑल। सो एनी नी जर्क रिएक्शन, एनी नी जर्क रिएक्शन और एपिसोडिक रिएक्शंस, उसको कहते हैं अपन पॉलिसी इंड्यूस्ड शॉक्स इन द इकोनॉमी। हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर से कुछ अगर इंस्टेंटली सप्लाई चेन चेंज हुआ होगा, वी हैव चेंज अवर इंपोर्ट ऑफ ऑयल स्ट्रक्चर, वो चेंज हुआ, वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल करोजन। इंस्टीट्यूशनल करोजन का मतलब है दैट द ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैज बीन डिक्रीज्ड। वो इंडिविजुअल्स का आ जाता है, रेंट सीकिंग एंड ऑल करके इंस्टीट्यूशन का। ये इन जनरल बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल करोजन एंड ऑल। सो ड्यू टू नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, उसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल करोजन हो गया। नो नो, मैं तुझे बता रहा हूं, कभी कभी समटाइम्स what I know from my experience, UPSC gave 75 marks in interview. तो मुझे अब लग रहा है अब टाइम चेंज होगा, वन कैंडिडेट विल गेट 40, 45, ऐसा कुछ होगा, पॉसिबिलिटी है। अब तुम जाके बोलोगे कि इलेक्शन कमीशन में इंस्टीट्यूशनल करोजन हो रहा है, कैसे बनेगी बात बाबा? ऐसा नहीं है, वो तो अलग लेवल चल रहा है उसका। एनीवेज, ये फिनिश हुआ। फिर है, हाँ, यू हैव मायोपिक व्यू, नेक्स्ट कीवर्ड इसीलिए वो डाला होगा, मायोपिक इंटरेस्ट। सो नैरो इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रादर देन वी कैन से, हाँ, रेवड़ी कल्चर, हाँ, रेवड़ी भी लिख सकते हो, इतना कॉमन कीवर्ड हो गया। सो रेवड़ी कल्चर लिख सकते हो आप। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, नहीं, ये सभी यूज कर रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा है और केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी कर रहा है और सब कर रहा है। सो रेवड़ी कल्चर लिख सकते हैं, डबल कोट्स में ही तो डालना है, रेवड़ी लिख सकते हो यार। टच है मेरा, आई बिलोंग टू दैट रीजन ऑल्सो, सो ठीक है। रेवड़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी विच इज फेमस फॉर रेवड़ी। सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर, तो मैं तो वैसे ही प्रमोट कर दूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमेशा लिख के आना है। वो एग्जाम में पहले ओम वोम बनाते हो ना, उसकी जगह अब रेवड़ी से स्टार्ट करना है। हाँ, अभी तो स्टार्ट किया है, बताएंगे। और कहां लिखेंगे अपन? मायोपिक इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म लॉस। एक इसने बोला क्लाइमेट चेंज एंड, और कहां होगा? तो ये सब क्या चल रहा था, रेवड़ी एंड ऑल। हाँ, स्पेसिफिक में जाना है तो जा सकते हैं। एंड बोलो बोलो, यस, हाँ, लोन वेवर। एंड व्हाट एल्स? मायोपिक इंटरेस्ट में नेक्स्ट है रेगुलेटरी कैप्चर बाय प्राइवेट इंटरेस्ट। रेगुलेटरी कैप्चर यहां आ जाएगा, रेंट सीकिंग एंड ऑल, है ना। रेगुलेटरी कैप्चर का मतलब है कि रेगुलेटर से पॉलिसी ऐसी बना रहे हो विच आर स्पेसिफिक टू दैट प्राइवेट कॉर्पोरेट।
उसको कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर बाय प्राइवेट इंटरेस्ट, क्रोनी कैपिटलिज्म। हाँ, लॉबिंग, लॉबिंग नो, इंडिया में तो इलीगल है ना, तो इसमें आएगा। यूएस में ही तो लीगल है, इंडिया में तो इलीगल है, तब इलीगल है तो ऑब्वियसली वो रेगुलेटरी कैप्चर में काउंट होगा। नेक्स्ट आता है अपना ट्रैप्ड एट लो एंड ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। सो इट इज एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो, फूड प्रोसेसिंग मतलब एग्रीकल्चर वही, तो सब में वी आर ट्रैप्ड एट द लो एंड। तो अपने को यहां से ऊपर जाना है, so that by doing value addition, so that we can get, we can earn more revenue. Next, public and private enterprise becoming a personal enterprise, family enterprise। बहुत बड़ा कीवर्ड हो गया, मजा नहीं आया, छोड़ देते हैं, बट समझ गए भावनाएं। दे शुड बी गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, शुड हैव इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, वुमेन पार्टिसिपेशन, दिस दैट एटसेट्रा एंड ऑल। उसको कहते हैं अपन पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बट दे बिकेम द पर्सनल एंटरप्राइजेस। इन हिंदी समटाइम्स वी कॉल इट एज लाला शॉप। सुना है लाला की दुकान? नहीं सुना? ओके, इट्स अ कॉमन वो। हाँ, यूजली डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस? नहीं, तो यूजली उसमें कहते हैं कि वर्क एक्स में यार एमएनसी में जाएंगे तो प्रोफेशनल कल्चर होगा, आफ्टर 6 o'clock दे विल नॉट कॉल यू। लाला की जो शॉप्स होती हैं, दे कॉल इट एज, दे कॉल यू। कल अगर सीएमडी ने चाहा वर्किंग है तो वर्किंग है, देन यू हैव टू कम। नेक्स्ट आता है लेस प्रोफेशनलिज्म होता है। नेक्स्ट आता है मिसिंग मिडल। मिसिंग मिडल इज अ मेजर प्रॉब्लम अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स इन इंडिया। बैंक्स अगर आप देखोगे तो मिसिंग मिडल है, टॉप मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, बीच वाला मैनेजमेंट का लेवल नहीं है उसके लिए। इफ यू विल सी द फर्म्स, या तो बहुत बड़े फर्म्स हैं, सो वी हैव गुड फर्म्स विच आर वेरी बिग, अदरवाइज माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। सो वो मिडिल लेवल जो फर्म्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, दैट इज मिसिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सो दैट इज मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। सो ईदर वी हैव सुपरस्टार्स और ईदर वी हैव ड्वार्फिज्म, बीच वाला पार्ट मिसिंग है। सॉरी, शिपिंग इंडस्ट्री सब में ही है, सब में ही है, इन ऑल द मेजर वो। नेक्स्ट आता है ड्वार्फ वर्सेस जायंट्स। दिस तो वी नो, हाँ मतलब दिस वी नो कि क्या है। देन पॉलिसी दैट फॉस्टर्स ड्वार्फिज्म, देन पॉलिसी विच फॉस्टर्स ड्वार्फिज्म, एंड द सेम वी कैन कॉल फॉर रिजर्वेशन ऑल्सो, कि रिजर्वेशन में भी सेम ही प्रॉब्लम है, कंटिन्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स चल रहा है, एंड परवर्स इंसेंटिव्स टू रिमेन बैकवर्ड, रेस टू बॉटम कह सकते हैं। So there are perverse incentives to remain dash, to remain unorganized, to remain small, to remain backward, to remain less economic remuneration. So वो सब है, these are the perverse incentives to remain dash. बोल बोल, अरे बोल। हमारे मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं। नेक्स्ट है अपना टेक्नोलॉजी फ्यूल्ड इनइक्वालिटीज। यूजुअली अपन ने एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना, स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। सो फ्रॉम टेक्नोलॉजी फ्यूल्ड इनइक्वालिटीज टू स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब विच ऑल टेक्नोलॉजीज दे फ्यूल इनइक्विटीज या इनइक्वालिटीज? एक तो अर्बन वर्सेस रूरल, रूरल में मिलेगा ही नहीं। सो दैट हैज बीन एनी टेक्नोलॉजी एंड ऑल विच इज fueling the inequality, and youth versus old भी हो सकता है, technology which are specific only for youth, so literacy, financial literacy, this that and all, so वो सब old age में problem हो रहा है। so you will find lot of scams, जो online scams हो रहे हैं old age में ज्यादा हो रहे हैं और youth में थोड़ा कम है, because you guys know how to buy liquor। old age में पता नहीं, जितने scam देखोगे आप majorly they are old age, फंस गया। नेक्स्ट और क्या? एआई से आप कैसे बोलोगे कि इनइक्वालिटी होगा?
स्किल्ड लेबर विल बी अनएम्प्लॉयड या अनस्किल्ड? तो होना भी चाहिए यार, अब अनस्किल्ड को जॉब दोगे कैसे चलेगा बाबा? वो हो गया, फर्स्ट पॉइंट वही था। गुड मॉर्निंग। रूरल अर्बन हो गया एंड रिच पुअर हो गया। टेक्नोलॉजी विच इज ओनली अफोर्डेबल टू रिच, वो पुअर को जाएगा नहीं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज होगा, वैक्सीन एंड ऑल कर लेंगे, डेटा वाला कर लेंगे, दैट कैन बी देयर। एंड और कहाँ होता है वेयर टेक्नोलॉजी इज फ्यूलिंग इन इक्वालिटी, ऑनलाइन वाला बच्चा, हाँ जेंडर में भी होगा। वेयर एल्स है वैसे वो, बट हाँ अभी इतना नेगेटिव जाएंगे नहीं उसमें। व्हाट एल्स? वेयर टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग इन इक्वालिटी। तो हो गया डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ क्रिप्टो और पोल्यूशन और एनीथिंग। Next, jobless growth. Jobless growth is in services sector also, it is in the manufacturing also. Jobless growth का मतलब है growth हुआ but jobs create नहीं हुआ. Why? Because capital intensive job creation हुआ, not labor intensive job creation. कौन कौन से सेक्टर हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है? उसको क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, उसका एक फिक्स्ड आंसर है। You ask whatever you want to ask, I will say only this. कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स कौन कौन सा है? ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल एंड फार्मा भी होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। एक काफी सनराइज सेक्टर जो है ना वो सब कैपिटल इंटेंसिव ही चल रहा है उसके लिए। लेबर इंटेंसिव में तो तुम्हें पता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन योजना में था आई थिंक ये कीवर्ड। हाँ ठीक कह सकते हो बट यूज नहीं करना है। पॉजिटिव ही होता है ऐसा नहीं। हाँ एग्रीकल्चर में ही यूज किया था सर्वे ने, योजना ने तो, दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन, दैट यू आर क्रिएटिंग जॉब्स बट दे आर नॉट रिम्यूनरेटिव बट स्टिल यू आर स्टक देयर, उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन। कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस उसमें मेजरली। एंड और कहाँ यूज होगा? मॉम पॉप शॉप्स, छोटा कॉमर्स, हाँ किरियाने वाली दुकानें, मॉम पॉप शॉप्स, MOMPOP। हाँ वो मम्मी बोल नहीं सकता ना तो मॉम पॉप शॉप्स बोलते हैं उसका। यूजुअली रिटायर्ड इंडिविजुअल्स का ये रिटायरमेंट प्लान रहता है कि एक दुकान खोल लिया बैठ गए। ORN में तो काफी कॉमन है बट डिफरेंस है, यहां पे रिटायरमेंट तो है नहीं ना, रेंटल इनकम है बस, नो रिटायरमेंट, दैट इज द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट भी वही है, फ्रॉम रेंट सीकिंग स्टेट टू इनेबलर ऑफ गवर्नेंस। फ्रॉम रेंट सीकिंग स्टेट टू इनेबलर। रेंट सीकिंग क्यों होता है? होता क्या रेंट सीकिंग? जॉबलेस नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, that is you are giving money to get your work done or to be heard. Right to be heard is a fundamental right. But वो लिखा होगा ना DCVC के वहां मिलने का समय, देखिए कभी कि मिलने का समय 11 से 1, उसके बाद क्यों नहीं भाई? ऐसा कभी क्वेश्चन आया मन में कभी कि उसके बाद में क्यों नहीं मिल सकते हैं? मतलब क्यों, मतलब बट वाई? अपना मतलब पर्सनल है वो, सिविल सर्विसेज का जॉब है वो, तो मतलब समझा नहीं मैं अपना काम मतलब। देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल हु आर विजिटिंग दैट ब्यूरोक्रेट।
वन हु इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट, एकदम पुअर है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हेल्प करने का, काम खत्म, इसीलिए टैक्स पे कर दो। और सेकंड है जो टैक्स पे कर रहा है, बोथ ऑफ देम दे हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट। उसीलिए तो सर्विसेज में जाओगे ना, हाँ उसीलिए तो सर्विसेज में जाओगे, दैट ईदर यू हैव टू इंप्लीमेंट दोज गवर्नमेंट पॉलिसीज और यू, अदरवाइज तो एम्प्लॉयर के लिए क्या टाइम है। इफ यू आर ए टैक्स पेयर, फ्रॉम योर मनी ही और शी इज गेटिंग द सैलरी, उसको मिलना पड़ेगा। मतलब फिर वो मिलने का समय का कोई सिस्टम कभी कभी क्वेश्चन किया है इसको कि वो मिलने का समय क्या है? तो कौन ऐसा फ्री आदमी है जो वहां से निकल के ऐसे आएगा, चलो हाँ डीसी साहब से मिलाते हैं? ऐसा कोई देखा है कभी आज तक? चलो आज तो डीसी ऑफिस में चाय पी के आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। यू विल फाइंड सम ब्यूरोक्रेट्स हु आर चेंजिंग इट नाउ। सो विल फाइंड कि गेट बंद नहीं मिलेगा, ऊपर बाहर ना एक वो रेड और ग्रीन वो लाइट लगा रखी होती है, ब्रिटिशर्स के टाइम का, दैट इज ए वेरी बैड हिस्ट्री, जाके गूगल करना वो लाइट्स क्यों होते थे। आई कैन नॉट शेयर इन द क्लास। अरे नहीं, वो शेयर हो ही नहीं सकता ना, तो खुद जाके गूगल करना व्हाई दे हैड दीज लाइट्स। सो ऑन अलॉन्ग विद दैट दे यूज्ड टू कीप योर गेट क्लोज्ड। सो आजकल ठीक ठाक से ब्यूरोक्रेट हैं जो ओपन डोर पॉलिसी कर रहे हैं, काफी चल रहा है आजकल। उसके लिए कोशिश करना अच्छे वाले बच्चों में गिने जाओ सर्विसेज में जाने के बाद, ठीक है। सो फ्रॉम रेंट सीकिंग स्टेट टू इनेबलर ऑफ गवर्नेंस, इनेबलर ऑफ गवर्नेंस में डाल दो कहीं पे प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी। सुना है कीवर्ड प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी, नेचुरल प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी। प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी, तो ये तो अगेन प्राइम मिनिस्टर गेव दिस कीवर्ड ना, दैट आइडियली क्या होता है, दैट देयर इज ए पनिशमेंट फॉर द मिस्टेक बट देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर गुड थिंग। ऐसा ही तो होता है, इन गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि पनिशमेंट तो मिलेगा बट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हैव यू एवर सीन कि किसी को 20% का ग्रोथ रेट मिल गया एज एन आईएएस? नहीं होता ना, फिक्स्ड है 3% ही मिलना है, सैलरी इंक्रीमेंट एंड ऑल। पनिशमेंट हो सकता है, चार्जशीट हो गया तो डिले हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उसमें। सो देयर इज नो नेचुरल प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी। टैक्स पेयर है, अगर टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन, शुड गेट सम रिवॉर्ड। सो वो नहीं मिल रहा, वो सब अक्षय कुमार लेके जा रहा है फॉर टेकिंग द इंटरव्यू। ही वॉज द लार्जेस्ट टैक्स पेयर, राइट? फॉर फ्यू ईयर्स ही वॉज द लार्जेस्ट टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। अभी नहीं है, अभी कोई और था शायद लास्ट ईयर। सो फ्रॉम, अपन टैक्स तो ले लेते हैं, टैक्स के टाइम अपन सिटीजनशिप नहीं पूछते हैं। सो आफ्टर दैट वी स्टार्ट कनाडा एंड ऑल। सो फ्रॉम रेंट सीकिंग स्टेट टू इनेबलर ऑफ गवर्नेंस, फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू लेबर सेंसिटिव स्टेट, लेबर इंटेंसिव टू लेबर सेंसिटिव सेक्टर भी कह सकते हैं अपन। लेबर सेंसिटिव में क्या क्या होगा? लेबर इंटेंसिव आप कह रहे हो ट्विटर, टू लेबर सेंसिटिव द चैप इज अपडेटिंग सेल्फी एट 1:30 AM। अब मैंने कोड को रिव्यू किया है ना, 2 or 3 days back he shared one photograph that code review is going on at 1:30 AM। लेबर सेंसिटिव, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, तो सोशल सिक्योरिटी में आ गया, ठीक है। फिर आया फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। वो था ना मेक इन इंडिया टू मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, सेम है दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है मूविंग फ्रॉम डेटा रिच टू डेटा इंटेलिजेंट कंट्री। सो लॉट ऑफ रॉ डेटा इज अवेलेबल, उसको यूज करके कुछ एनालिटिक्स निकालने हैं अपने को। सो कैन बी यूज फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर बिकॉज लॉट ऑफ डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम रेलवेज, रोड एटसेट्रा एंड ऑल। सो उसको निकाल के डेटा इंटेलिजेंट बनाना है। और लॉजिस्टिक्स में हो गया, हेल्थ में हो गया, नेशनल डिजिटल मिशन में आया एनडीएम में, एंड एजुकेशन में हो गया।
स्किल सेट में कर सकते हैं कि किस सेक्टर में स्किल चाहिए, कितना स्किल चाहिए, क्या एक्सपोर्ट करना है, उसमें कर सकते हैं. एंड हाँ, मार्केट डिमांड देख के एग्रीकल्चर में कर सकते हैं कि किसका, हाँ, फॉक टू फार्म एंड फार्म टू फॉक दैट वी डिस्कस्ड, कि किसका क्या प्रोडक्शन करना है, किसका डिमांड है. सो वी मस्ट हैव डिस्कस अबाउट द मार्केट इंटेलिजेंस ना, उसमें डिस्कस किया होगा तो वहां डाल सकते हैं. एंड मार्केट इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस अबाउट द मार्केट. ठीक है, फ्रॉम डेटा रिच टू डेटा इंटेलिजेंट हो गया ये, राइट. नेक्स्ट ये अच्छा है, क्रेडिट वर्दी एमएसएमई टू एमएसएमई वर्दी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अपन ने देख लिया था पहले. नेक्स्ट, फ्रॉम रेगुलेटरी वैक्यूम टू लाइट बट राइट रेगुलेशन. कहां यूज करेंगे कि जहां पे रेगुलेशन नहीं है अभी वहां चाहिए, बट यूजुअली रेगुलेशन कम्स विद कोलेस्ट्रॉल, जो फर्स्ट कीवर्ड पढ़ा. सो व्हाट यू नीड इज फ्रॉम रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल टू लाइट बट राइट रेगुलेशन. क्रिप्टो या क्रिप्टो इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन. सो ब्लॉकचेन कह देते हैं. एंड सोशल मीडिया एंड सॉरी कैसीनो तो स्टेट लिस्ट में आ जाता है यार, कर लो. एंड ऐसा एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं, वो तो सेक्टर स्पेसिफिक पूछेगा ना, तो पूरा बताओ. ड्रोन में आ गया पॉलिसी, बट कैन बी यूज, नए रूल्स आए हैं उसके. एंड 5G का भी है, बट ठीक है. एंड मॉडल हैंड ऑफ ट्रस्ट आ गया, डेटा प्रोटेक्शन में भी आ गया, बट ठीक है, कैन बी यूज्ड देयर. या ऑनलाइन क्रेडिट, उसमें नहीं है रेगुलेशन. फिनटेक में डाल सकते हैं अपन, आरबीआई अभी कर रहे हैं, बट देयर इज अ डिमांड ऑफ ए सेपरेट रेगुलेटर देयर. फिनटेक एंड ऑल में कर सकते हैं. उसमें तो है ना शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में. अरे रेगुलेटेड है यार, बैंक ही हो गया तो रेगुलेट तो हो ही गया, तभी उसको बैंक बोला अपन ने. नेक्स्ट, फ्रॉम इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप टू स्वीट सिंथेसिस ऑफ सोशल सिक्योरिटीज एंड स्किल. टू लेंदी बट ठीक है, चल जाएगा. हाँ, इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप का मतलब है इनफॉर्मल जॉब हो गया. इनफॉर्मल जॉब आने से अपने नेगेटिव हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, हाई इनकम नहीं मिलेगा आपको, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा आपको, जॉब चेंज नहीं होगा आपका, बस हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगा, उसके अपने नेगेटिव, उसको ही कहते हैं अपन इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप. दैट यू आर स्टक एट ऑल दीज लेवल्स. कंटिन्यूअस पॉवर्टी रहेगा, एक हेल्थ हैजार्ड आया, अगेन यू विल स्टक बैक टू पॉवर्टी ट्रैप. तो सबको कहते हैं अपन इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप. सो फ्रॉम इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप टू यू नीड टू गो टू द सोशल सिक्योरिटी एंड स्किल सेट वाला. उसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन? सॉरी, अपस्किलिंग कर सकते हैं एक तो. एंड व्हाट एल्स? हाँ, स्वीट सिंथेसिस मतलब दोनों ही चाहिए अपने को. सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, बट अलोन सोशल सिक्योरिटी इज नॉट गुड. So we need to upskill the people also and provide social security also. Both are required. It should not be biased only towards skill or biased only towards social security. FPIs and all कर सकते हैं. VPO, FPI and all, village process and all, वहाँ सब कर सकते हैं. ठीक है. Next, from contemporary shocks to build back better. ये build back better was mentioned in what? G7 इंडिया में. आई थिंक अपना जब ये डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ एक्ट आया था उसमें मेंशन था बिल्ड बैक बेटर, और वन ऑफ द एक्शन प्लान्स आई थिंक 2016 में जब आया था, या पोस्ट डिजास्टर में बिल्ड बैक बेटर न्यू फ्रेमवर्क जो आया था उसमें था. सो फ्रॉम कंटेम्पररी शॉक्स टू बिल्ड बैक बेटर. एनी एग्जांपल?
हाँ, तो लॉकडाउन डिविडेंड, लॉकडाउन डिविडेंड कह सकते हैं, बिल्ड बैक बेटर। एंड और कहाँ यूज करेंगे? नो नो, नॉट इन डीमोनेटाइजेशन, अब बहुत पुराना हो गया यार सुनामी। टुडे हम सुनामी केम इन इंडोनेशिया, मलेशिया ना, अर्थक्वेक। अब तो आएगा ना, जब सच ए बिग अर्थक्वेक केम तो ऑब्वियसली दैट्स लेस फ्रॉम कंटेम्पररी। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर तो किसी में भी यूज कर सकते हैं अपन, डिजास्टर रेजिलियंस में यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। वो तो कंसेप्ट हो गया ना बिल्ड बैक बेटर। तो कोविड के लिए बाद में यूज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, दैट इंडिया बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। फिर है फ्रॉम डिस्पैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, सोसाइटी, जेंडर, स्किल एटसेट्रा टू कॉमन बट डिफरेंशिएटेड पैरिटी। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड पैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सॉरी रिलीजन। यूएन का तो एक स्पेसिफिक है बस, खत्म, ओनली फॉर क्लाइमेट चेंज वो है। सॉरी, अफर्मेटिव एक्शंस में कर सकते हैं, रिजर्वेशन एंड ऑल। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड पैरिटी हो गया हो। So we cannot compare a circle with a square. Article 13, I think, right? हाँ, equal as equal only. So next है from policy paralysis to legislative competency. That policy paralysis है, क्यों है policy paralysis? एक तो because of 5 C's, the fear of 5 C's. That is the reason of policy paralysis. And what else? ठीक है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलिसी पैरालिसिस और इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस, कुछ भी समझ लो। क्यों है ये? मतलब करप्शन, रेंट सीकिंग, वो सब रीजंस हो गए अपने पॉलिसी पैरालिसिस के। एंड यू आर नॉट टेकिंग एंड व्हेन पार्टी पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉलिसी पॉलिटिक्स, तो उस वजह से कर सकता है। सो दैट इज वेयर द policy paralysis. Nobody is eager to do something. So policy paralysis से legislative competency पे जाना है। कुछ चेंज भी कर सकते हैं, that from policy paralysis to dash। क्या यूज कर सकते हैं? ऑनलाइन क्वेश्चन है, what are those 5 C's? 5 C's are CBI, CAG, CVC, court and CIC, कुछ और था आई थिंक, हो गया। CAG को क्या कहते हैं आजकल? हो गया था पहले। पॉलिसी पैरालिसिस टू, आई हैव अ वेरी सिंपल वन, पॉलिसी पैरालिसिस टू प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग, बट वो चलेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। पॉलिसी पैरालिसिस टू डैश। एनीबडी एल्स? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। वो उल्टा ही बता रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस बिकॉज ऑफ मायोपिक इंटरेस्ट। दैट इज ट्रू, बट आई वांट टू गो फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस टू समवेयर पॉजिटिव। अरे नहीं, और नो मोर स्वीट सिंथेसिस। तो लिखेगा ना तू, तो स्वीट सिंथेसिस तो एक जगह लिख दिया। हाँ, इसीलिए अलग बताओ, हो गया इस पेपर का एक। पॉलिसी एफिशिएंसी कर सकते हैं वैसे, पॉलिसी पैरालिसिस टू पॉलिसी एफिशिएंसी एंड, बट वो वाव नहीं है। लेजिस्लेटिव प्रूडेंस से अच्छा तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है। राम राज्य है। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। एग्जाम्पल बोलो। ब्रेन गेन, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन जनरल अपन इंपोर्ट कर रहे हैं ना, गुड टेक्नोलॉजी, बिकॉज नाउ दे आर, एक तो होता है टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ
what we call technology transfer. So all the major products now we are demanding the technology transfer. In defense also, renewable energy also, सब में अपन वही यूज कर रहे हैं. Remittances, or even we can call it as inflow of industries, MNCs also. वो भी तो आ रहा है, अपन मेक इन इंडिया बनाया, so a lot of FDI is coming. So inflow of all these things can also be called as brain gain. देखो कंसेप्ट दिया मोदी जी ने, तो जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला वो तो सटिस्फाई करोगे, उसके बाद में वी आर गोइंग टू यूज अवर माइंड. सो ही एक्सप्लेन इन द कंसेप्ट ऑफ इनफ्लो ऑफ इंडस्ट्रीज, इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया. उस वजह से उन्होंने बोला ब्रेन गेन. ये नहीं था कि फिरंगीज को अपन इंडिया में लेके आ रहे हैं, दे आर वर्किंग हियर. नो नो, दैट वाज नॉट द कॉन्टेक्स्ट. ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन लिख सकते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड. फंडिंग तो बाहर से ही आ रहा है. टू वो तो हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन. हाँ कर, तो दो कीवर्ड को यूज करके क्या ही करेगा. ठीक है, ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन हो गया. ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन थ्रू सर्वश्रेष्ठ भारत. सर्वश्रेष्ठ भारत. नेक्स्ट है फ्रॉम इनएडिक्वेसी टू द पाथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. हिस्टोरिकल में डाल सकते हैं. पहले एग्रीकल्चर में अपन इनएडिक्वेट थे, डिपेंडेंट थे, बट अब नेट एक्सपोर्टर हैं ऑफ $50 billion ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सेम वी कैन कॉल अबाउट एनी ऑफ दोज आइटम्स दैट वी इंपोर्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग. सो आत्मनिर्भर भारत हो गया. एंड ऑटोमोबाइल, फार्मा, सॉरी हो गया फार्मा नहीं, उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली सोलर नहीं था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. R&D इन व्हाट? अपने आप में R&D की R&D थोड़ी करेगा. R&D तो किसी सेक्टर का होगा ना. व्हाट एल्स फ्रॉम इनएडिक्वेसी टू द पाथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी? कहाँ? टेक्सटाइल तो अपन स्टार्टिंग से ही वी वर डूइंग रियली गुड. इनएडिक्वेसी कहाँ था? अब तो और कम कर दिया अपन ने. हाँ तो अपैरल बोलो, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है. ह्यूज वैल्यू एडिशन इज देयर इन अपैरल एंड टेक्सटाइल. इनएडिक्वेसी टू द पाथ ऑफ, किस में आ गए हैं? आत्मनिर्भरता किस में आ गए हैं? डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर बोला ना. हाँ एग्रीकल्चर में आ जाएगा. ऑनलाइन, स्पेस, फूड ग्रेन्स, ट्राइबल डेवलपमेंट, पॉलिसी पैरालिसिस टू पॉलिसी रोबस्टनेस, वो भी हो सकता है. गुड. पॉलिसी पैरालिसिस टू टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग, वो भी हो सकता है. पॉलिसी पैरालिसिस टू पॉलिसी फैसिलिटेशन, वो भी हो सकता है. ठीक हो गया. डिफेंस हो गया. हाँ कैन बी देयर. इनएडिक्वेसी टू पाथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी अपन इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हैं. फाइनेंसेस, पैसा नहीं है, पूरे सर्विसेज के लिए डाल सकते हैं. मतलब स्पेसिफिक तो जा ही सकते हैं, बट पूरे के लिए भी डाल सकते हैं. या ठीक है. देन फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स, ये तो पता है. समोसा बनाना है अपने को, वो ट्रिकी है, वहां मत जाओ. फ्रॉम स्पेशली डिस्पर्स्ड मार्केट, छोटा मार्केट, वर्सेस इंक्लूसिव सप्लाई चेन, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन. सो फ्रॉम दिस टू दिस, यहां जाना है अपने को. और स्पेशली डिस्पोज्ड मार्केट से डिस्ट्रिक्ट लेड ग्रोथ में जा सकते हैं, या इंक्लूसिव सप्लाई चेन में जा सकते हैं. न्यूक्लियर भी हो सकता है इनएडिक्वेसी टू वो वाले में. न्यूक्लियर पाथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. ठीक है. नेक्स्ट आता है अपना बिजनेस शुड वर्क टुवर्ड्स अर्थ. 3P अप्रोच तो पढ़ा होगा बिजनेस में.
planet, people, profit. Now business should work towards earth. Again, the full form. Earth is, first you need to focus upon environment, then agriculture, which should be profitable, sustainable and all. Then R is recycling and circular economy, reduce, reuse and all. Then technology hona chahiye, fourth industrial revolution, drone and all. And finally healthcare hona chahiye. So now these are the sectors in which business or private sector should go. Then आता है policy balm plus big bang structural reforms. So policy balm में क्या क्या डालोगे? Single window हो गया एक तो, policy balm, and what else? That some policy which has eased out the pain of private sector. उसको कहेंगे अपन policy balm. So all the ease of doing business में labor codes आ गए, जो भी reforms लिए अपन ने ease of doing business में सब हो जाएंगे policy balm. Liberalization of FDI norms in various sectors. Faceless taxation, हाँ एकदम. So policy balm plus big bang structural reforms. ये way forward में डाल सकते हो governance and all के question में. MSME में क्या improve करोगे? Ease of doing business कैसे increase करोगे? FDI कैसे increase करोगे? So we can use it. Next आता है bang for buck. Bang for buck means more return out of the investment. So bang for buck can be used for investment also. कि भाई government should invest on textile, government should invest on food processing, because if government will invest 1 lakh rupees, you will get more jobs which will be created. So एक तो bang for buck वो हो गया from the government side, plus individual side हो गया, in which all sectors you should invest. Government should invest on healthcare, bang for buck है. Sunrise sectors हो गए, वो bang for buck है. And exports हो गए, वो bang for buck है. And infra हो गया, horticulture वो हो गया, food processing हो गया, उसमें आ जाएगा. So this is what bang for buck and all we have. Next are the MSME or dash is the silent engine of dash. Dash is the silent engine of dash. MSME is the silent engine of growth. MG Narega is the silent engine of women empowerment. VPOs and all is the silent engine of farmer empowerment. So dash is the silent engine of dash. Desertification is the silent engine of creeping disaster. Desertification is the silent engine of creeping or disaster. सिर्फ disaster लिख सकते हैं. And what else? Climate change is the silent engine of what? Monoculture is the silent engine of desertification. SHG is the silent engine of rural development, inclusive growth, balanced regional development. NGO यार मुझे लग रहा है कुछ दिनों में ना 40 के नीचे भी मार्क्स दे देता कभी कभी. ही इज सेइंग एनजीओ इज द साइलेंट इंजन ऑफ विजिलेंस. कैसे चलेगा बाबा? साइलेंट इंजन ऑफ दिस, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा. रियलिटी है वो, बट ऐसा लिखना नहीं है. इवन MHA agreed for that ना, during that Kudankulam अपना nuclear power plant in which there were allegations नहीं, there were reports of MHA that those NGOs and all which were sponsored by some third party not to implement that. वो था but वो लिखना नहीं है. Economic growth, silent engine of $5 trillion economy. Startup, PIL is the silent engine of PIL. ये क्रिकेट का भी PIL ही चलता है ना, IPL. ओके सॉरी. हो गया ना, कितना स्टार्टअप करेगा? आज रात तक यही करना है अपने को. 100 कंप्लीट कर देना है, पता है? पूरे 100 के बाद टेक फिनिश होने चाहिए. यू नो
ये जो लवासना का ये जो भी बैच है ना, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा है, मतलब जो भी ट्रेनिंग कर रहा है उससे पुराने वाला, दैट वाज द 75th बैच ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सो दे गॉट अ लॉट ऑफ असाइनमेंट, 75 टाइप्स ऑफ दिस करके लाओ. सो बड़े ग्रीटिंग कार्ड बनाओ 75 टाइप्स के, कैसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं फ्रॉम 76th ईयर टू 100th ईयर, उसमें 75 पॉइंट्स लिख के लाओ. सो बड़ा 75 किया उन्होंने. सो आज शाम को फिनिश्ड. नेक्स्ट है क्रिएटिंग सोसाइटी ऑफ अबंडेंस. फ्रॉम सोसाइटी ऑफ स्कैरसिटी टू सोसाइटी ऑफ अबंडेंस. इससे पहले पढ़ा था ना अपन ने, फ्रॉम इनएडिक्वेसी टू आत्मनिर्भर, हाँ सेल्फ सफिशिएंसी, वो डाल देंगे. सोसाइटी ऑफ स्कैरसिटी टू सोसाइटी ऑफ अबंडेंस. जैम इज द साइलेंट इंजन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. बहुत बढ़िया. यस, जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल. पुराना था, पहले आया था 5-6 साल पहले. व्हेन यू गाइज वर इन स्कूल, यूपीएससी तब भी होता था, इकोनॉमिक सर्वे तब भी आता था. हाँ, आई थिंक 2014-15 में आया था ना जैम ट्रिनिटी. या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज द साइलेंट इंजन ऑफ फूड सिक्योरिटी. बहुत बढ़िया. और भी ऑनलाइन में बच्चे हैं तेरे जैसे. RTI is the silent engine of good governance. And ARC2 said RTI is the master key to good governance. हाँ, that is what they said. ठीक, good. Next क्या? Culture of innovation, cross fertilization of ideas, idea to innovation to industry. वाह. आइडिया लाओ, इनोवेट करो, इंक्यूबेट करो, इंडस्ट्री में ले जाओ. और माइंड टू मार्केट कनेक्ट. ठीक है. देन जीरो एमिशन, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंसिडेंट. दैट वाज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर MSME. जीरो एमिशन मतलब एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होना चाहिए, डिफेक्ट मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इंसिडेंट मतलब एम्प्लॉई सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए. सो जीरो एमिशन, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंसिडेंट. वाह. नेक्स्ट इज ऑल्सो गुड. एंटरप्राइजेज एज ग्लोबल फोर्सेस एंड एम्पावरिंग थ्रू एंटरप्राइज. एम्पावरिंग ऑफ द कंट्री और नेशन और द वर्ल्ड थ्रू एंटरप्राइजेस. इसीलिए ये कंसेप्ट आया था सब, यूनिकॉर्न, डेकाकॉन एंड $100 बिलियन क्या है वो? $10 बिलियन इज डेकाकॉन एंड $100 बिलियन इज वन मोर कॉन इज देयर. कुछ तो है वो. समथिंग इज देयर. दैट बिग इंडस्ट्री शुड बी देयर. Still, I also give these expression, but याद नहीं आ रहा. Anyways, enterprises as global forces, because sometimes the private sector, for example, if you remember, Ukraine and all के time पे and Ukraine Russia war के time पे, the Ukraine government was requiring some satellite services, which the private sector of USA helped. So in such scenarios, and disaster management also can be used. In such scenarios, we can say enterprises is the global forces. Next, ethical wealth creation. So wealth creation is good, but in an ethical way. Ethical wealth creation. What was India's share in world GDP in 17th century? 25% के आसपास में था. और अब कितना? कैसे, कितना जीडीपी चल रहा है? ऐसी क्या होता है? ये कितना है? 2.5. कैसे? ऐसे ही. $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है. वर्ल्ड जीडीपी कितना है? 80 के आसपास. डिवाइड कर लो ना, तो 3.5% के आसपास में हो गया. सो वी हैव 3.5%. सो इट हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 25% टू 3.5% ड्यू टू सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ब्रिटिशर्स. ठीक. So wealth creation is good, plus last mile inclusion. Ethical का मतलब होता है वही
pro people, focusing upon planet, profit, people and 1p एक्स्ट्रा इसमें भी ऐड किया है यार. प्रॉस्पेरिटी तो हो ही जाएगा. आई थिंक पंचायत इसमें भी ऐड किया था. दैट ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें भी ऐड हुआ था. ठीक. देन मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एंड असेंबल हब फॉर द वर्ल्ड. इंडिया शुड बिकम द असेंबली हब फॉर द वर्ल्ड. असेंबली हब का मतलब है इंडिया बिकमिंग द पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन. सो वी शुड नॉट ओनली फोकस अपॉन क्रिएशन, या बनाना ही है, नो नो, असेंबल भी कर देंगे अपन उसके लिए. देन कनेक्टेड फर्म्स प्लस कनेक्टेड इकोसिस्टम लीड्स टू एक्सपोर्ट लेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. ये भी कहीं मोदी जी ने दिया होगा, लिख दो कहीं, वे फॉरवर्ड में यूज कर लेंगे. कनेक्टेड फर्म्स प्लस कनेक्टेड इकोसिस्टम गिव्स यू एक्सपोर्ट लेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. सप्लाई चेन सब में यूज हो जाएगा, आशियान, अफ्रीका एंड ऑल. देन सनराइज सेक्टर्स एंड सनसेट सेक्टर्स. सनराइज क्या क्या भाई? फूड प्रोसेसिंग तो ठीक है, अब बोनी नहीं करेंगे इससे. AI, ML, IoT, रिन्यूएबल, स्पेस, टेलीकॉम, ठीक है वो कर दिया. और ये सनसेट सेक्टर क्या? माइनिंग. इसका कोल का ही करेगा, कोल माइनिंग. रिवर्स था तो ठीक था, माइनिंग कोल, रिवर्स स्वैप कर दे, कोल माइनिंग एंड रेल. प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं. 99% इन्फो तो अभी ऑनलाइन है. प्लस व्हाट एल्स? फॉसिल फ्यूल होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक होगा, केमिकल फर्टिलाइजर होगा, पेट्रोल होगा, हाँ, क्रूड ऑयल एंड ऑल. ठीक है, इतना बहुत है सनसेट. देन ये अच्छा वे फॉरवर्ड है, मतलब कंक्लूजन है. टारगेटेड, टाइम बाउंड एंड कंडीशनल इंसेंटिव्स. सारी स्कीम से यूज हो सकता है. एनी गवर्नमेंट स्कीम विच कम्स, सबका कंक्लूजन हो सकता है. अब वो चाहे एग्रीकल्चर में यूज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे एमजी नरेगा में हो, स्किल में हो, कहीं भी हो. दैट वी शुड हैव टारगेटेड, टाइम बाउंड एंड कंडीशनल इंसेंटिव्स शुड बी देयर. गवर्नेंस लीकेजेस में हो, कहीं भी होगा, वी कैन यूज इट. नेक्स्ट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म. इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक तो होमवर्क में डाल दो, द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म, अंबेडकर्स नेशनलिज्म एंड वन मोर ना, छोड़ो याद आएगा फिर बताएंगे. कैमरा डालो इसको यार. नेक्स्ट वी हैव इज वी शेप रिकवरी और के शेप रिकवरी. वी शेप तो पता है, के शेप भी पता है, क्वेश्चन भी आ गया है. के शेप मतलब सम ऑफ द सेक्टर्स फर्दर डिक्रीज एंड सम ऑफ द सेक्टर्स इंक्रीज्ड. हाँ, तो सब डिवाइड हो गया हो, दैट इज के शेप्ड. कि ये डिक्रीज हुआ, फिर यहां से इंक्रीज हुआ सम ऑफ द सेक्टर्स, और कुछ सेक्टर्स फर्दर डिक्रीज हो गए, तो उसको के शेप बोला इन्होंने. नेक्स्ट है अपना सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी मीन्स नॉट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव बट फ्रॉम क्रेडल टू क्रेडल. रीयूज एंड ऑल वाले के लिए ही कर लिया. एसडीजी, विच एसडीजी? नो, 12 हो सकता. ये कौन सा मैथमेटिक्स है यार? 8 + 4 12. किसी भी वे में जाके जस्टिफाई करना है ना, ये भी सही है.
वट एवर इट रिक्वायर्स, जस्टिफाई कर देंगे सर, उसका टेंशन नहीं है। LHS इक्वल टू RHS होगा। इसीलिए UGC CUET लेके आया कि वो जो फर्जीवाड़े में LHS इक्वल टू RHS करते थे ना, एंड देन यू गाइज यूज्ड टू डिमांड 4 स्टेप के मार्क्स दो, तब बोला सब हटाओ, ऑब्जेक्टिव लेके आओ, सॉल्व होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो नाउ ऑल दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट दे हैव कम अप विद एज्यूम द वैल्यू 1, पुट 1 इन प्लेस ऑफ A, फिर वैल्यू निकाल के देख लो, आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर SSC और बैंक PO एंड ऑल? वो मैथ्स वाले एग्जाम जो होता है ना, एकदम मैथ्स वाला जो एग्जाम होता है। हाँ, स्कूल वाला भी चलेगा, जो भी एनीथिंग विच रिक्वायर्स MCQ बेस्ड मैथ्स, हाँ, जिसमें वो करना पड़ता है ना, कुछ भी करके आंसर लेके आना बस, उस वाले में। हाँ, ऐसा होता है एक्चुअली, कर रहा तो एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इफ यू स्टडी मैथ्स तो वो होता है, वो फिर गड़बड़ हो जाता है। एनीवेज, सो वो वाला एंगल अब लगने लग गया है। अभी CSET में भी तो ऐसा है, अभी इतना सिंपल तो नहीं आ रहा ना CSET, ईयर बाय ईयर डिफिकल्ट हो रहा है, या अभी इस बार वाला ठीक था, इजी था? ग्रेजुएशन में क्या किया है? ठीक है, अब इन CS वालों को तो लगेगा ही इजी, बट ना थोड़ा तो डिफिकल्ट है, तो थोड़ा रीओरिएंट कर लेना प्रिपरेशन को। ऐसा ईगो पे नहीं लेना, एक तो CSET के क्वेश्चन बच्चे ईगो पे लेते हैं, स्पेशली इंजीनियर्स। मुझसे कैसे नहीं होगा, वो 2 घंटे चले जाते हैं कभी भी। सो फर्स्ट यू नीड टू फोकस अपॉन 27, 28 RC के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 के आसपास में अटेम्प्ट कर लेना। आउट ऑफ दीज 20, 17-18 करेक्ट होने चाहिए, वो वहां से सॉर्टेड हो जाएगा। एंड रिमेनिंग 15 के आसपास में बचे हुए क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना। वो आजकल के हिसाब से ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर IITN और समथिंग, तो अलग कहानी है। बट यस, गुड जॉब्स FBSC एक्रोनिम बनाया था, फास्ट BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। FS फॉर्मल एंड प्रोडक्टिव जॉब होना चाहिए, बैंक फॉर बक होना चाहिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए जॉब से। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर वुमेन कर रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट, अगर और वल्नरेबल सेक्शन कर रहा है तो वल्नरेबल सेक्शन, अगर PWD कर रहा है तो मोबिलिटी होना चाहिए उसका, एटसेट्रा, प्लस एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ होना चाहिए। सो ये गुड जॉब्स एंड ऑल। अगर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देखा था ना, विच टाइप ऑफ जॉब इज रिक्वायर्ड टू मेक इंडिया, प्रीवियस ईयर में देखा ना, सजेस्ट ए ग्रोथ पैनल, तो वो FBSC वाला एक्रोनिम बना के अपन डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। F is formal and productive, B is bank for buck, S is social transformation. Come on yaar. And export and growth. ठीक है. Next we have is creating pathways for job creation. versus jobless growth. होगा, डोंट बी एंग्री, मैं मान रहा हूं भाई, इमोशनल होना ही नहीं है, वो तो थोड़ा मोटिवेशन में आ गया होगा ना सर, कैसे होगा? होगा। ग्रोथलेस जॉब लिखो, बोल्ड में लिखना, रेड पेन से अंडरलाइन करना, मान गया, मान गया। फिर एक्सपोर्ट सुपरस्टार्स एंड चैंपियन सेक्टर्स, वो अपन ने देख लिया था, ये मिट्टी भी यहां आ गया। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, ऑल्दो MSME पढ़ना था, कल देखते हैं। आज जो बच्चा है वो तो कराएंगे ही, या तो वीडियो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पढ़ाएंगे। इसको देख लेना यार, MSME का एक बार सिग्निफिकेंस पढ़ के आ जाना बस, जस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ MSME सेक्टर।